Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some short answer type questions related from the chapter Going Places. हम लोगों ने Going Places चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाया है लाइन बाय लाइन, और उसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, कुछ सॉल्व्ड क्या क्या पूछा जा सकता है। अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज क्वेश्चन नंबर 11 से इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ सोफी व्हेन शी अर्न्स मनी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है सबसे पहले या प्राथमिकता, जिसको बोलते हैं पहली प्राथमिकता। प्रायोरिटी मतलब पहली प्राथमिकता किस चीज़ पर है। जब सोफ़ी पैसा अर्न कर लेगी तो उसका प्रायोरिटी क्या है, क्या काम करना उसका प्रायोरिटी है। सोफ़ी पैसे कमा करके क्या काम करना चाहती है, उसका प्रायोरिटी क्या है। तो आंसर में लिखा है, सोफ़ीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन शी वुड अर्न मनी वाज टू बाय अ ब्यूटीक। उसका फर्स्ट प्रायोरिटी जो था, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, अगर वो पैसा कमाती है व्हेन शी वुड अर्न मनी, तो उसका पहला प्रायोरिटी था टू बाय अ ब्यूटीक, द बेस्ट ब्यूटीक विच द सिटी हैड एवर सीन। ऐसा वैसा ब्यूटीक नहीं, सबसे अच्छा ब्यूटीक जैसा शहर ने अभी तक देखा नहीं है, वैसा ब्यूटीक खोलना उसका फर्स्ट प्रायोरिटी था, पैसा कमा लेगी तो। बट फ्रेंड जैंसी said Sophie that her father seemed to have different plans for her. लेकिन जब एक्सक्यूज मी, जब सोफ़ी अपना प्रायोरिटी जो है वो जैंसी से डिस्कस करती है, तो जैंसी जो है वो सोफ़ी को बताती है कि वो जो सोफ़ी का जो फर्स्ट प्रायोरिटी सोफ़ी ने जो सोच रखा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि फादर ने उसके लिए कुछ और प्लान करके रखा है। हर फादर हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर हर। दे एक्सपेक्टेड दैट सोफ़ी वुड बाय देम अ डिसेंट हाउस टू लिव इन। ये लाइन कहाँ से लिए हैं, ये चैप्टर जो पढ़ेगा वो समझेगा। बोला जा रहा है कि सोफ़ी का प्रायोरिटी क्या था पैसा कमाने के बाद, तो फर्स्ट प्रायोरिटी था टू हैव द बेस्ट ब्यूटीक द सिटी हैड एवर सीन। मगर सोफ़ी की दोस्त जैंसी उसको बोलती है कि उसके फादर ने, सोफ़ी के फादर ने तो पहले से ही कुछ डिफरेंट प्लान्स बनाया है उसके लिए, और वो प्लान जो था, वो डिफरेंट प्लान जो यहाँ लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया यहाँ, आप उसको लिख सकते हैं कि डिफरेंट प्लान का मतलब ये है कि जहाँ सोफ़ी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद बहुत सारा पैसा कमा करके, और उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है सबसे शानदार ब्यूटीक, लेकिन उसके फादर ने तो पहले से ही तय कर रखा है कि स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद सोफ़ी को बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना है।
तो उसके बारे में लिखा है कि जैंसी बताती है कि उसके फादर का तो कुछ अलग ही प्लान है उसके फ्यूचर को लेकर के। और ये लाइन जो लास्ट लाइन जो लिखा है, दे एक्सपेक्टेड, यहाँ सोफी के फैमिली के लिए दे वर्ड यूज किया गया। और ये जो लाइन लिखा हुआ है कि उसकी फैमिली क्या एक्सपेक्ट करती थी, ये आया है उस जगह से जहाँ पे सोफ़ी जब अपने घर में एंटर करती है ये बोलते हुए कि जब भी मेरे पास पैसा हुआ तो मैं शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक ज़रूर खोलूँगी। ये बोलते हुए जब वो एंटर होती है घर में, तो उसका छोटा भाई लिटिल डेरेक जो फादर के चेयर के पीछे लटका रहता है, वो कमेंट करता है अपनी दीदी की बात पर। और वो कमेंट जो है वो यहाँ लिखा हुआ है कि वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते थे। जो उसका छोटा भाई का कमेंट था, 2 कमेंट था। एक तो उसके छोटे भाई का कमेंट ये था कि डैड, दीदी को लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। शी थिंक दैट मनी ग्रोज ऑन ट्री। ये एक कमेंट था छोटे भाई का। और एक दूसरा कमेंट था, वो एक्सपेक्टेशन यहां लिखा गया। दूसरे कमेंट में उसके भाई ने कहा था, डेरेक ने अपनी एल्डर सिस्टर सोफी को कहा था कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा हुआ, जिसका चांसेस उन लोगों को लगता नहीं है, लेकिन अगर कभी उसके पास पैसा बहुत सारा आया, तो उसका भाई कमेंट करता है कि प्लीज़ सबसे पहले हम लोग को एक रहने के लिए डिसेंट घर ज़रूर खरीद देना। ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये स्टोरी के अकॉर्डिंग, स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग ये मजाक उड़ाया जा रहा है सोफी का। उसका भाई का ये बोलना कि अगर कभी तुम्हारे पास पैसा हुआ, अगर कभी तुम्हारे पास पैसा हुआ तो प्लीज़ पहले हम लोग को एक अच्छा सा घर, डिसेंट हाउस खरीद देना रहने के लिए। ये कमेंट था। तो उसको यहाँ लिखा गया है कि वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैसा अगर कभी सोफ़ी के पास हुआ तो वो उनके लिए एक अच्छा घर खरीदेगी। जबकि सोफ़ी का फर्स्ट प्रायोरिटी था कि पैसा अगर उसने कभी कमाया तो सबसे पहले उसका प्रायोरिटी था टू हैव द बेस्ट ब्यूटीक इन द सिटी। जैंसी उसको रियलाइज़ कराती है कि तुम्हारे फादर ने तो कुछ और सोच रखा है जो रियलिटी है, और वो ये है कि स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद तुमको बिस्किट फैक्ट्री में काम पे लग जाना है। ये तो फादर ने का अलग प्लान है। फिर लास्ट सेंटेंस में उसके भाई का कमेंट को यूज़ करके लिखा गया है कि दे एक्सपेक्टेड, कि अगर सोफ़ी, वो उम्मीद करते थे कि अगर सोफ़ी कभी पैसा कमाएगी तो पहले उनके लिए रहने के लिए एक अच्छा डिसेंट घर ज़रूर खरीद देगी। ये उसके भाई के द्वारा किया गया कमेंट था जिसको यहाँ यूज़ किया गया। तो लिखा हुआ है कि क्या प्रायोरिटी था सोफ़ी का, और इसी में क्वेश्चन बढ़ा सकता है कि सोफ़ी के फादर क्या तय किए थे उसके लिए, और सोफ़ी का भाई डेरेक जो है वो क्या बोल करके मजाक उड़ाता है सोफ़ी के इस बात का, डे ड्रीमिंग का, क्या बोल करके मजाक उड़ाता है। ये क्वेश्चंस भी
इसी क्वेश्चन में या इसी क्वेश्चन के जगह पूछे जा सकते हैं। तो उसका आंसर में जो की वर्ड्स, की पॉइंट्स रहेंगे वो यही रहेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी ब्यूटीक, बेस्ट ब्यूटीक, लेकिन फादर हैज़ डिफरेंट प्लान्स, और फादर का प्लान प्री डिफाइंड है, ईयर मार्क्ड वर्ड यूज़ किया गया था। प्री डिफाइंड है कि उसको बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है स्कूल से कंप्लीट करने के बाद, और उसका भाई जो है छोटा, वो कमेंट करता है, जिसको लास्ट लाइन में यूज़ किया, कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा हुआ सोफ़ी, तो प्लीज़ पहले हमारे लिए एक डिसेंट, मतलब अच्छा सा घर पहले खरीद देना, उसके बाद तुमको जो करना होगा वो करना। एक कमेंट किया गया था उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोफी के भाई जॉफ के बारे में। हु इज जॉफ? व्हाट डज ही डू? जॉफ के बारे में, जॉफ से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जॉफ का स्वभाव कैसा था, ठीक है, और जॉफ जो है वो करता क्या था एट प्रेजेंट, उसने अपने स्कूलिंग कंप्लीट की थी या नहीं। तो जॉफ के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे, यहाँ पूछा है हु इज़ जॉफ एंड व्हाट डज ही डू, कि वो क्या करता है। आंसर में लिखे हैं जॉफ इज सोफीज एल्डर ब्रदर। जॉफ सोफी का एल्डर ब्रदर है। कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग 3 years बैक, जिसने 3 साल पहले ही अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया है। ही इज वर्किंग एज एन अप्रेंटिस मैकेनिक। ये वर्ड एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक से लिया गया, टेक्स्ट बुक में था। अप्रेंटिस मैकेनिक का काम करता था वो, और अप्रेंटिस वर्ड का मतलब हम तुम लोग को बताए थे ट्रेनिंग या जूनियर मैकेनिक या हेल्पर या ट्रेनिंग। तो ये उसका, ये वर्ड यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। अप्रेंटिस मैकेनिक का काम करता था, मतलब भी सीख रहा था। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। और ये जॉब जो था वो इतना हार्ड वर्किंग था कि मैकेनिक का काम सीखने के लिए उसको रोज़ शहर से काफ़ी दूर आना जाना करना पड़ता था। मगर वो इतना हार्ड वर्किंग था कि वो हर रोज़ आना जाना करता था और अप्रेंटिस मैकेनिक का काम कर रहा था। मैकेनिक का काम समझो कि ट्रेनिंग पीरियड में था। वो हार्ड वर्किंग था। स्कूल 3 साल पहले ही कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद उसके नेचर के बारे में बताया गया। ही इज क्वाइट एंड रिजर्व्ड। ठीक है, एक वर्ड जो टेक्स्ट में यूज हुआ था इंट्रोवर्ट, टेक्स्ट में या नहीं यूज हुआ था, या हम पहले ही तुम लोगों को ये वर्ड बताए हैं प्रीवियस क्लासेस में, जब हम जॉफ का कैरेक्टर डिस्कस कर रहे होंगे सबसे पहले, तो इंट्रोवर्ट वर्ड एक हम बताए थे और उसका मीनिंग लिखे थे दोज हु डज नॉट लाइक टू टॉक मच। यहाँ पे इंट्रोवर्ट वर्ड नहीं याद रहे तो उसके जगह पे ये उसका सब्स्टिट्यूट है। ही वॉज क्वाइट एंड रिजर्व्ड बाय नेचर एंड डज नॉट टॉक टू मच। वो क्वाइट है, रिजर्व्ड है अपने स्वभाव में और ज़्यादा बातें नहीं करता है। ही टॉक्स वेरी लिटिल। तभी बोलता है जब बोलना कंपलसरी हो जाए। उसका एक उदाहरण भी दिया गया था बुक में। ये जो लाइन लिखा है कि वो बहुत क्वाइट और रिजर्व्ड था,
बहुत कम बोलता था। तो इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने टेक्स्ट में पढ़ा है, जो आप ऐड कर सकते हैं अपने इस आंसर में। कि टेक्स्ट में ये लिखा हुआ था, कोट किया हुआ था कि जॉफ के मुंह से कोई शब्द निकलवाना उतना ही मुश्किल काम था जितना मुश्किल जमीन में गड़े हुए किसी पत्थर को बाहर निकालना। ये एग्जाम्पल कोट किया हुआ था टेक्स्ट बुक में, जिसका हम मीनिंग बता रहे हैं। एग्जैक्ट वो लाइन भी कोट कर सकते हो, या ये जो हम मीनिंग बता रहे हैं उसको भी तुम लिख सकते हो बना करके अपने। इतना तो लिख दिए, ही डज नॉट टॉक टू मच। उसके आगे हम लोग एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका कि ही वॉज सो रिजर्व्ड, ही टॉक्ड सो लिटिल दैट वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स फ्रॉम द फील्ड। कि किसी जमीन में गड़े हुए पत्थर को निकालना जितना मुश्किल काम होता है, उतना ही मुश्किल काम था जॉफ के मुंह से कोई शब्द निकलवाना। तो इसलिए लिखा है ही डज नॉट टॉक मच। एक बात और बताया गया है कि जॉफ जो है वो डैनी कैसे को बहुत महान प्लेयर मानता है, और एक डिस्कशन हुआ था उसके और फादर के बीच, एक आर्गुमेंट भी हुआ था इसको लेकर के। तो ये अगर जॉफ के बारे में पूछा कि है कौन, तो सोफी का एल्डर भाई है। दूसरा चीज़ ये बता देना ज़रूरी है कि 3 साल पहले स्कूलिंग कंप्लीट कर चुका है। अभी क्या कर रहा है, अभी वो अप्रेंटिस मैकेनिक का काम कर रहा है, और वो बहुत हार्ड वर्किंग है। ये इस बात से पता चलता है कि उसको अप्रेंटिस मैकेनिक का काम करने के लिए, अपने काम पे जाने के लिए उसको पर डे बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है। फिर भी वो उतना लंबा सफ़र तय करके वो अप्रेंटिस मैकेनिक का काम कर रहा है। ही वॉज डेडिकेटेड, ही वॉज मैच्योर, ही वॉज नॉट इन हिज एडोलेसेंट पीरियड। वो अब अपने टीन एज में नहीं था, वो अब एडल्ट हो चुका था, मैच्योर हो चुका था, रियलिटी को समझता था, और हर रोज़ काफ़ी दूर जाता था अपने काम पर। और लास्ट में बताया गया उसके नेचर, स्वभाव के बारे में। तो एक इंट्रोवर्ट वर्ड याद रखें अगर आप, तो बेहतर है दैट ही वॉज इंट्रोवर्ट। नहीं तो ये लिखिए ही इज़ क्वाइट एंड रिजर्व्ड एंड ही डज नॉट टॉक मच। फिर एक आप एग्जाम्पल अगर जोड़ना चाहें तो और बेहतर हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप ये जोड़ दीजिए कि उसके कम बोलने का उदाहरण ये दिया गया है बुक में कि उसके मुंह से कोई शब्द निकलवाना ज़मीन में गड़े हुए पत्थर को बाहर निकालने जितना मुश्किल काम था। ये जॉफ के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉफ एंड सोफी? भाई बहन के बीच डिफरेंस क्या था? ये अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि सोफी और जॉफ के बीच क्या डिफरेंसेस थे, तो क्या आप लिखोगे? शुरू कर रहे हो। बोथ जॉफ एंड सोफी हैड इंटायरली डिफरेंट नेचर्स एंड टेम्परामेंट्स। पहले ही लाइन में बता दिए कि सोफी और उसका भाई, एल्डर भाई जॉफ, ये दोनों का जो नेचर है, स्वभाव है, और जो टेम्परामेंट है, ये इंटायरली डिफरेंट है। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ऑपोजिट टू ईच अदर। देयर नेचर एंड देयर टेम्परामेंट, सोफी का नेचर और टेम्परामेंट
जॉफ के नेचर और टेम्परामेंट से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ से शुरू किए, पहले ये बता दिए कि दोनों के टेम्परामेंट में और नेचर में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, नेचर जो बोला जा रहा है यहाँ, वो सिंबलाइज करता है किस चीज़ को, कि सोफी का नेचर है डे ड्रीमिंग करने का, जबकि जॉफ जो है वो रियलिस्टिक है। और टेम्परामेंट की जो बात की जा रही है, टेम्परामेंट वर्ड जो यूज़ किया है वो ये है कि सोफी जो है वो आउटस्पोकन है। ठीक है, फैंटेसाइजिंग करती है, जबकि जॉफ जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट इंट्रोवर्ट है। उसके मुंह से शब्द बहुत मुश्किल से निकलते हैं। ही वॉज सो रिजर्व्ड, ही वॉज सो इंट्रोवर्ट। तो दोनों तरीके से, नेचर से और टेम्परामेंट से, दोनों से, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। जॉफ वॉज क्वाइट रिजर्व्ड, जॉफ जो था क्वाइट था, रिजर्व था, एंड ऑलमोस्ट एन इंट्रोवर्ट। तीनों वर्ड, क्वाइट, रिजर्व्ड एंड ऑलमोस्ट इंट्रोवर्ट। इट वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट टू मेक हिम टॉक। उससे बात करना, मतलब उसके मुंह से कुछ शब्द निकलवाना, ये बहुत मुश्किल काम था। अपने तरफ से तो वो कभी किसी को कुछ बोलता ही नहीं था। अगर कोई और इनिशिएट करता था, कोई और उसको कुछ टोकता था, पूछता था, तभी वो जवाब देता था। सिर्फ अपने तरफ से वो बहुत कम बोलता था। और बताया गया है, ही डिड नॉट मेक फ्रेंड्स एज इजीली एज सोफी डिड। मतलब कि जितना फ्रेंडली नेचर की सोफी थी, ओपन नेचर की, उतना ही रिजर्व्ड नेचर का जॉफ था। तो उसका एग्जाम्पल है कि वो, उसके बहुत कम दोस्त थे, जॉफ के बहुत कम दोस्त थे, वो बहुत कम लोगों से दोस्ती करता था। इधर सोफी जो है, शी वॉज मोर आउट गोइंग, फ्रेंडली एंड इवन इम्पेशेंट। सोफी जो है वो आउट गोइंग है, मतलब आउटस्पोकन है, और बहुत फ्रेंडली है, और इम्पेशेंट मतलब धैर्य नहीं है सोफी में। ये सोफी में वो सारे लक्षण हैं जो टीनेजर्स के होते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो सोफी जो है वो आउटगोइंग है, फ्रेंडली है और इम्पेशेंट है, जबकि जॉफ जो है क्वाइट है, रिजर्व्ड है और इंट्रोवर्ट है। ये की वर्ड्स हैं दोनों के डिफरेंसेस को बताने में। ठीक है, शी वॉज मच ऑफ अ डे ड्रीमर। सोफी जो है वो एक डे ड्रीमर की तरह थी, एंड फैंटेसाइज्ड अ लॉट, और बहुत सारे फैंटेसाइज देखती थी, वो फैंटेसी देखती थी बहुत सारे, अ लॉट मतलब बहुत सारे अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखती थी, अबाउट बीइंग एट अनयूजुअल प्लेसेस एंड मीटिंग पीपल। और वो जो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखती थी उसमें हमेशा वो अनयूजुअल प्लेसेस के बारे में सोचती थी, वहां जाती थी। अनयूजुअल प्लेसेस, वो प्लेसेस जो उसके पहुंच से बाहर हैं, उन प्लेसेस के बारे में सोचती थी, और लोगों से, वहां के लोगों से मिलने के बारे में सोचती थी। वो सेंसिबल नहीं थी, जॉफ सेंसिबल था। की वर्ड्स हैं, सबसे पहले तो बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। किस तरह से? दो वर्ड्स, नेचर और टेम्परामेंट। ये अगर आप याद रखें कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं नेचर और टेम्परामेंट में, तब आप फिर नेचर और टेम्परामेंट को अलग अलग
डिफाइन कर सकते हैं कि नेचर में क्या फ़र्क है और टेम्परामेंट में क्या फ़र्क है। तो नेचर से अगर स्टार्ट करें तो सोफ़ी जो है वो आउटस्पोकन है, डे ड्रीमर है, बहुत फैंटेसी देखती है और अपने फैंटेसी वर्ल्ड में वो बहुत अलग अलग जगहों पर जाती है और बहुत ही बड़े बड़े लोगों से मिलने का उसका सपना रहता है। जबकि जॉफ जो है वो रिजर्व्ड है, सेंसिबल है और फैंटेसीज में बिलीव नहीं करता है, रियलिटी में जीता है। दोनों भाई बहनों में नेचर और टेम्परामेंट में बहुत सारा फर्क है, बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछा है डैनी कैसे के बारे में। हु इज डैनी कैसे? व्हाट डज सोफी फील अबाउट हिम? डैनी कैसे कौन था और सोफी उसके बारे में क्या सोचती थी, ये पूछा गया। तो पहले तो डैनी कैसे कौन था, ये कुछ की वर्ड्स हैं उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। जैसे डैनी कैसे इज यंग, टैलेंटेड, गुड लुकिंग, स्टार आयरिश फुटबॉल प्लेयर। सिर्फ ये लिख देना कि डैनी कैसे वॉज अ फुटबॉल प्लेयर, ये काफ़ी नहीं होगा, है ना। उसके क्वालिटीज़ को डिस्प्ले करना है वर्ड्स में। और यंग, टैलेंटेड, गुड लुकिंग, स्टार, ये सब उसके क्वालिटीज़ को डिफाइन करते हैं। वो यंग था, टैलेंटेड था, गुड लुकिंग था और स्टार आयरिश फुटबॉल प्लेयर था। ही वॉज एन अपकमिंग प्लेयर। अपकमिंग प्लेयर का मतलब होता है राइजिंग प्लेयर्स, राइजिंग स्टार्स। जैसे कुछ लोग किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, अगर आप फिल्मों में चले जाइए, बॉलीवुड में चले जाइए या स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाइए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, किसी भी तरह का, चाहे वो टेनिस हो, तो उसमें ना बोल चाल के भाषा में कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं या कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जिनको बोला जाता है अपकमिंग स्टार। मतलब कि उसमें इतना टैलेंट है कि आगे जा कर के उसका स्टार बनना तय है, राइजिंग स्टार। तो डैनी कैसे यंग, टैलेंटेड, गुड लुकिंग, स्टार आयरिश फुटबॉल प्लेयर है। ही वॉज एन अपकमिंग प्लेयर, वो एक राइजिंग प्लेयर था। एंड इवन सोफीज फादर एडमिटेड दैट, और सोफी के फादर भी डैनी कैसे को एक टैलेंटेड प्लेयर मानते थे। लेकिन सोफी के फादर कुछ कंडीशंस लगाते हैं कि ये इसमें जितना टैलेंट है इस लड़के में, यंग डैनी कैसे में, और जितना पोटेंशियल है, ये लड़का आगे जा करके सबसे महान फुटबॉल प्लेयर्स में शामिल हो सकता है, मतलब लीजेंड बन सकता है। लेकिन कुछ शर्तें हैं सोफी के फादर के कि ऐसा कब होगा, वो लीजेंड कब बन पाएगा, इफ ही केप्ट हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स। ये एग्जैक्ट कोट किया गया है तुम्हारे टेक्स्ट से। जो फादर और
डैनी कैसे के बीच जो चल रहा था डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट, उसमें ये बात बताया था, एग्जैक्ट यही लाइन। सोफी के फादर ये एडमिट करते थे, स्वीकार करते थे कि डैनी कैसे इज अ टैलेंटेड प्लेयर, इज अ राइजिंग स्टार एंड ही कुड बिकम अ लीजेंड। बट कुछ कंडीशंस थे सोफी के फादर के अकॉर्डिंग। पहला कंडीशन, अगर वो अपना हेड अपने शोल्डर्स पे रखेगा तो, मतलब अपना हेड अपने शोल्डर्स पे रखने का मतलब है कि अगर वो अभी मिलने वाले पॉपुलैरिटी से, नेम और फेम जो इतने कम उम्र में उसको मिल गया है, अगर वो उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, अगर हम्बल बना रहेगा, उसके लिए लिखा है इफ ही केप्ट हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, कि अपना दिमाग अपने अगर काबू में रखेगा। दिमाग काबू में रखने का जरूरत इसलिए है क्योंकि वो यंग है, ठीक है, और बहुत फैंस हैं उसके। तो अगर वो कहीं पैसे के पीछे या फैंस के पीछे अगर कहीं अट्रैक्ट हो जाता है और उसका ध्यान अगर फुटबॉल से भटक जाता है, तब फिर वो उसका टैलेंट जो है बेकार चला जाएगा और अंत में वो फ्लॉप हो जाएगा। उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो बड़ा प्लेयर बन पाए, लेकिन उसको अपना माइंड जो है उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और एक शर्त है जो उसके फादर बोलते हैं, एंड इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और यहां दे वर्ड यूज किया गया कोचेस के लिए और टीम के लिए, जहां से वो खेलता है, जिन कोचेस के अंडर वो खेलता है, उनके लिए दे वर्ड यूज किया गया। ये भी टेक्स्ट बुक से एकदम लिया गया है कि अगर वो लोग उसको अच्छे से देखभाल करते हैं, उसको अच्छे से हैंडल करते हैं, वे लोग मतलब कौन लोग, उसके कोच और उसका टीम अगर उसको अच्छे से हैंडल करता है, और डैनी कैसे अगर अपने नाम और अपने पॉपुलैरिटी और अपने पैसे पर अगर घमंड नहीं करता है, अगर हम्बल बना रहता है, देन ही वुड गो अ लॉन्ग वे। तो डैनी कैसे बहुत आगे, बहुत महान प्लेयर्स के लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो ये क्वेश्चन था कि डैनी कैसे कौन था। इसी में जानकारी दे दिए कि सोफी के फादर का डैनी कैसे के बारे में क्या सोचना था। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोफी के फादर डैनी कैसे के बारे में क्या सोचते थे, यही आंसर देंगे। डैनी कैसे यंग टैलेंटेड स्टार फुटबॉलर है, सोफी के फादर जो हैं वो भी उसको मानते हैं कि ये अपकमिंग राइजिंग स्टार है और आगे चल कर के लीजेंड बन सकता है, मगर दो शर्त है, अगर उसने अपना माइंड कंट्रोल में रखा, अगर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ अपने नेम और फेम से, और अगर कोचेस ने और टीम्स ने उसका अच्छा ध्यान रखा, तब वो बहुत आगे निकल सकता है, बहुत अच्छा फुटबॉलर, लीजेंड के फुटबॉलर्स के कैटेगरी में शामिल हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि सोफी क्या फील करती है उसके बारे में। सोफी के लिए डैनी कैसे के मन में, मतलब डैनी कैसे के लिए सोफी के मन में क्या फीलिंग्स है, तो उसका आंसर जो है वो यहां से दिया गया। सोफी वॉज इनफैचुएटेड विथ हिम। अब ये वर्ड इनफैचुएटेड, ये वर्ड सबके याद रहने लायक नहीं है। अगर नहीं याद रहे तो इसका मीनिंग और अल्टरनेटिव दे दिए हैं, कंसिडर हिम हर पर्सनल हीरो। सोफी कंसिडर डैनी कैसे हर पर्सनल हीरो।
सोफ़ी और उसका रिलेशन पूछा है कि सोफ़ी उसके बारे में क्या फील करती थी, तो सोफ़ी उसको अपना पर्सनल हीरो मानती थी, उसके तरफ अट्रैक्ट थी वो। ये बहुत अच्छा वर्ड है अगर याद रख पाओ, इनफैचुएटेड विथ हिम, और एंड केप्ट इमेजिनिंग हैविंग मेट हिम अ फ्यू टाइम्स। और सोफ़ी जो है वो अपने इमेजिनेशंस में, अपने फैंटेसीज में डैनी कैसे से मिल भी चुकी है 1-2 बार। तो ये सोफ़ी के फीलिंग्स हैं डैनी कैसे के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ देखेंगे। थैंक यू।